सर आपका समर्थन चाहिए ना। वो व्हाट्सएप की है सर हमें। हाँ। इनके केस का हो गया सर। देखिए, थोड़ा सा मनोविनोद कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय यहाँ रविंदर सिंह करके एक छात्र नेता हुआ करते थे। आप लोग नाम सुने हैं रविंदर सिंह? एक बार उनका भाषण हुआ था विश्वविद्यालय में, तो बड़ा तगड़ा, बड़ा ऊंचा मंच बना था और बड़ी भीड़ लगी थी। अभी तो ये थे। हाँ, और जब उनका भाषण हुआ तो हम लोग भी बड़ा रोमांचित थे कि क्या भाषण देते हैं। तो उन्होंने जो हुंकार भरी उस पर उन्होंने कहा, महात्मा गांधी वृद्ध नहीं युवा थे, जय प्रकाश नारायण वृद्ध नहीं युवा। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा। तो यहाँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कोहली साहब सीनियर नहीं, यंग। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बात बताएं आपको, इनका जो सपोर्ट हम लोग को मिलता रहता है वो अद्वितीय है। पेंशन अदालत में कोहली साहब, चौधरी साहब, त्रिपाठी जी, 3-4 लोगों की टीम जाती है, बैठती है और सबको निपटा के चली आती है, समझ रहे ना। और मैं क्या करता हूँ, अपने घर पे बैठ के हर पूरे रेलवे की मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम फंसा, क्या दिक्कत है और क्या है, कैसे है, वो सब करके नियम कानून बताता रहता हूँ। इस तरह करके एक टीम वर्क है जिसकी बदौलत काम चल रहा है। और ये टीम इतना सशक्त है, इतना सशक्त है कि कुछ कहने का हाथ नहीं। इसके एक एक कड़ी, एक एक लोग जो है वो, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इसी क्रम में मैं ये चाहता हूँ कि विश्वकर्मा सबसे ताली बजवाते हैं, इनके लिए कोई ताली नहीं आता है। अभी इनका मैं घर पे बैठ के, पहले तो तैयार ही नहीं हो रहे थे। असल में जब मैं किसी को कहता हूँ भैया वेबसाइट चलो हम तुमको सिखाते हैं, तो हर आदमी पंगा छोड़ा के भागता है। बड़ी मुश्किल से क्लच में आए, इनकी बोनी खराब हो गई। बोनी कैसे खराब हुई, इनको बैठ के मैंने पूरा सिखाया, समझाया, एक एक वेबसाइट का सारा ये कंप्लीट करके ले गए। उसमें चक्कर होता है, सीपन ग्राम में जब कोई शिकायत डाली जाती है तो उसमें एक OTP का लफड़ा होता है। OTP वो 6 डिजिट का होता है। बैंक आप लोग ATM कार्ड से पैसा निकालने जाते हैं तो कितने डिजिट का होता है OTP? केवल 4 डिजिट का होता है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं, वो सोचते कहीं ऐसा तो नहीं हमारा अकाउंट में खाली कर रहा है। भैया यहाँ तो तुम्हारा डिमांड सब सॉल्व कर रहा है, उस पर लोड करना है, 6 डिजिट का OTP देना है। जब इन्होंने पूरा मेहनत करके मांगा उससे, और पहले उससे करार करवा लिया था, पेंशनर नहीं था, उसका बेटा था, करार करवा लिया, तो उसने कहा मैं दे दूंगा। और जब बेचारे सारा कर लगे, कहे भैया OTP चला गया, OTP बताओ, तो उसने कहा इतना रात को क्या परेशान कर। तो बेचारे बड़ा हताश हुए। मैंने उनको कहा कि बाबू आप तो एक केस में देख रहे हो, मैं तो कई केसेस, दर्जनों केसेस में इस तरह की चीज पाता हूँ, और फिर भी मैं लोगों के लिए करता रहता हूँ। तो देखिए, ये होता है जब आप हवन करते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ जलता है, इससे घबराने की अगले दिन हुआ है। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उनको और अगले दिन इन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारा, अगले दिन फिर दूसरे का ट्राई किया, और मीन बहादुर, ये राजेंद्र जी और वो कैंडिडेट ये बैठा लिया अपने पास ही, कहा भैया मांगा जाएगा तो कहीं नहीं तो घबरा जाएगा। तो नतीजा हुआ कि फटाफट OTP आया और केस रजिस्टर्ड हो गया। देखिए, इसका डिस्पोजल भी हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने इनको एज ए स्टूडेंट, कहते हैं ना, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और फिर उसको लास्ट में नंबर दिया जाता है, तो इनको 100 में जो है 200 नंबर मैंने दे दिया। ये पास हो गए। अब इस ब्रांच के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। किसी का कोई भी मसला आएगा, टेढ़ा से टेढ़ा मसला आएगा, वो बड़े आराम से विश्वकर्मा जी के पास पहुंच जाए, सॉल्व होना ही होना है। एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है कि पूरे रेलवे में, आप बताइए 20 ब्रांचेस है, अकेला अमीर रमन किसका फीड करेगा, क्या कर सकता है? मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर, संभव ही नहीं है इतना। और सुबह के समय में हमारी नींद जो खुलती है टेलीफोन की घंटी से खुलती है, और करीब लगातार 11 बजे से मैं लगातार इस पर काम करता रहता हूँ, लोगों की बातों को सुनता रहता हूँ, उनकी समस्या का सिर्फ निदान करता रहता हूँ। तो मैंने अब ये कर दिया कि भैया हर ब्रांच में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो निवासित को रजिस्टर पे लिखे, और लिखने के बाद उसको सॉल्व करे। दिक्कत आती है तो हमसे पूछे कि साहब ये टेढ़ा केस है, कैसे इसको करें, क्या मैटर होगा, मैं मैटर तक डिक्टेट कर दूंगा। और ऐसा कर रहा हूँ, नतीजा इसका परिणाम बड़ा सुखद आ रहा है, और धीरे धीरे सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। चलिए, ये तो एक बात रही। अभी कोहली साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई
कि अब उल्टा हो गया है, पहले हम लोग प्रशासन से टाइम मांगते थे और आज की डेट में क्या हो रहा है, प्रशासन हमसे टाइम मांग रहा है। मैं बाहर गया हुआ था, हमसे कहा गया कि हमको खबर दिया गया कि साहब CPID आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, जब हम आएंगे तो मीटिंग करेंगे। आने के बाद जब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ तो मैंने सोचा कि अब उसको फिक्स किया जाए। तो मीटिंग में प्रॉब्लम ये था कि 12-13 तारीख को मैं आई, थका मारा था। 14 तारीख को थोड़ा जब होश आया तो मैंने सोचा कि बात करूं, तब तक ध्यान में आया कि अरे बाबा 15 तारीख को रेल विहार फेज 1 की मीटिंग। उसके बाद ध्यान आया कि 17 तारीख को बिछिया की मीटिंग है। फिर उसके बाद ध्यान आया कि 18-19 तो बंद है, 20 तारीख को जाफरा बाजार की मीटिंग है और 21 तारीख को यहाँ की मीटिंग है। तो हमारे पर टाइम था नहीं, तो बीच में कौन सा दिन बच रहा था, 16 तारीख। मैंने कहा 16 तारीख को मैं 4:30 बजे आ सकता हूँ, क्या आप तैयार हैं मीटिंग करने के लिए? CPO महोदय जो है कहे कि बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, हम लोग करेंगे मीटिंग। ये देखिए, इसको कहते हैं ताकत। आपकी शर्तों पे प्रशासन मीटिंग कर रहा है। और अभी मैंने भाई साहब को दिखाया, मीटिंग में हमारे 10 मुद्दे थे और 10 मुद्दे में पहला मुद्दा तो लाइफ टाइम एरियर से रिलेटेड पॉलिसी का था। तो पॉलिसी को मैंने कहा इसका इम्प्लीमेंटेशन रेलवे बोर्ड ने बिल्कुल इसको उलट दिया है। पहले प्रोसेस था कि इस एरियर के लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म अलग से बैंक में जमा किया जाएगा, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने कहा है, पेंशन मंत्रालय ने कहा कि ये बैंक में नहीं जमा होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट जमा होगा, जहाँ से पेंशन पेपर्स प्रोसेस होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा CPO को कि आप, क्योंकि ये आपके ऊपर आ गया है, लिहाजा अब आपको सर्कुलेट करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस को जारी करना है, इसकी पक्की व्यवस्था करनी है। उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। उसका दूसरा मामला ये था कि पेंशन अदालत में तमाम केसेज आए थे। बहुत सारे भाइयों ने ये कहा था कि हमारे बच्चे जो है विकलांग हैं और हम चाहते हैं उसका PPO पे नाम दर्ज हो। तो प्रशासन की ओर से उनको लिखित जवाब दे दिया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, प्राविधान नहीं है। और जब मैंने उसको देखा कोहली साहब के ब्रोशर में कि इस तरह का जवाब लिखा हुआ है, तो मैंने उस मीटिंग में दूसरा पॉइंट इसी को ले लिया। मैंने कहा कि आप कहते हैं प्राविधान नहीं है, लेकिन भाई साहब नियम है। तो उन्होंने कहा नियम है, तो मैंने उनको दिया नियम का। उन्होंने फोटो कॉपी कराया और 16 तारीख को मीटिंग है, 20 तारीख को उन्होंने पहला आइटम नंबर 2 का उन्होंने पूरे रेलवे में इंस्ट्रक्शंस जारी हो गया CPO ऑफिस से कि भैया ये नियम है, इस नियम का पालन सुनिश्चित करो। कितनी बड़ी अच्छी बात है कि आपके एक ही एजेंडा पे हो रहा है। आज भी कोई लेटर शाम तक जारी होने वाला है। कहने का मतलब है हमारे 10 आइटम में डेली कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। और एक और चीज है, पेंशन अदालत में इस बार 30 मामले थे। 30 मामले क्यों थे? इसलिए क्योंकि जब हम लोग का वक्त था, हम लोग यहाँ पे डिप्टी CPO हुआ करते थे, उस समय समझिए 300-250 केसेज हुआ करते थे इसी पेंशन अदालत में। 250-300 केसेज, सुबह से डिस्कशन शुरू होता था, शाम के 7-8 बज जाया करता था। आज की डेट में वो 25-30 पर सिमट के रह गए हैं। और ये यही हेडक्वार्टर का ही नहीं हाल है, बल्कि डिविजन्स में भी यही हाल है। 25-30-40 ऐसे करके केसेज रह गए हैं, जो 300-400 हुआ करते थे। यानी कि अब वो तादाद जो है वो 90% माइनस हो गया, केवल 10% रह गया। और इसका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ आप लोग को जाता है और आप लोग के संगठन को जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत करा, इतना ग्रीवांसेस का डिस्पोजल किया कि अब भैया ग्रीवांसेस ढूंढे नहीं मिल रहा है, तब तो वो लोग बुला के कह रहे साहब आइए मीटिंग की। ये स्थिति मजेदार चीज है कि नहीं है? तो ये दोस्तों इस तरह करके तमाम चीजें हो रही हैं। और क्या कहते हैं कि जो आपके 8-10% जो केसेज बचे हुए हैं, हमने CPO साहब से कहा कि साहब ऐसा है कि 10% जो केसेज बचे हुए हैं उस पर हम रिव्यू मीटिंग करें। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप लोग आइए और हम लोग डिस्कस करते हैं। बल्कि उन्होंने कहा आप हर महीने आया कीजिए। हमने कहा उतना हम लोग सस्ता नहीं है, महीने 2.5 महीने 3 महीने पे एक बार आएंगे। तो रिव्यू मीटिंग के लिए हमने कहा कि इस बार जो रिव्यू मीटिंग होगा हम और आप नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो 6 केसेज हैं, 6 के 6 कैंडिडेट को बुला के उनके सामने मीटिंग करें। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है? हमने कहा भाई कैंडिडेट को भी तो कन्विंस होना जरूरी है, उसका पक्ष भी तो सुनना जरूरी है। हम तो आधा अधूरा कहते हैं, लेकिन कैंडिडेट को जो बात सुनानी है वो तो कम से कम इन टोटलिटी वो सुनाएगा। सही स्टैंड रहा कि नहीं रहा? और उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम तैयार हैं। अब कोहली साहब जो है डेट वगैरह अपना फिक्स करके, कोहली साहब और भाई साहब डेट फिक्स करके इस मीटिंग को कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें यहाँ का भी एक केस है, इस लड़के वाला, समझ लेना। तो इस तरह करके तमाम आइटम हैं।
और एक एक आइटम का धीरे धीरे डिस्पोजल होने जा रहा है। अगर मैं लगूंगा सबका बखान करने 10 सूत्री है तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। दोस्तों, ये तो रहा आपके एसोसिएशन का जो रिजल्ट आ रहा है मुख्यालय में, उसका परिणाम रहा। अब हम थोड़ा रेलवे बोर्ड पर आते हैं। रेलवे बोर्ड पर भी आपके एसोसिएशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा एक मैसेज, जिसमें मैंने रेलवे बोर्ड में दिनांक 7 फरवरी इसी फरवरी के महीने में 7 तारीख को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज और डीजी जनरल डायरेक्टर जनरल मेडिकल जनरल रेलवे बोर्ड, उन दोनों के सिग्नेचर से एक माइन्यूट्स जारी हुआ है। और माइन्यूट्स और कुछ नहीं है बल्कि रेलवे बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट के जो सबसे टॉप जो अधिकारी है उसने क्या किया, सारे जोनल रेलवेज के प्रिंसिपल सीएमडी को, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया और उनसे वार्तालाप किया। उसी का माइन्यूट्स है, ये देखिए, ये माइन्यूट्स है दोस्तों। इस पे ये देखिए, ये 7 फरवरी को हुआ है, ये नीचे दोनों के दस्तखत हैं। और इस माइन्यूट्स में जो किया गया है, जो बातें हैं, वो किसके बारे में है? रिटायर्ड रेलवे बेनिफिशियरी, केवल आप लोगों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए। अच्छी बात है ना कि रेलवे बोर्ड आज के डेट में पीसीएमडी को निर्देश देता है किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बारे में देता है निर्देश। और इसमें पहला पॉइंट ये है कि भाई तमाम, पहला पॉइंट पेंशनर एसोसिएशन से ही शुरू हुआ। उसमें कहा गया है कि पेंशनर एसोसिएशन की कुछ डिमांड है, उसमें विशेष रूप से एक्सक्लूसिव पेंशनर्स के लिए एक्सक्लूसिव ओपीडी की बात कही गई, अलग से इनके लिए ओपीडी किया जाए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, एक्सक्लूसिव ओपीडी के बारे में आप लोग को निर्देश दिया जाता है कि पूरे रेलवे में जहां जहां जोनल हॉस्पिटल हैं या डिविजनल हॉस्पिटल हैं वहां एक्सक्लूसिव ओपीडी की व्यवस्था की जाए, इनके लिए कुछ अलग से टाइमिंग वगैरह सेट किया जाए और वहां पे ये लोग जाएं और इनका ये किया जाए। कहा कि ये तो एक्सक्लूसिव ओपीडी की बात हो गई, रह गई भाई सब डिविजनल हॉस्पिटल। जैसे यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे में सब डिविजनल हॉस्पिटल कौन सा है? गोंडा वाला है, एक इंडोर हॉस्पिटल है ना। और हेल्थ यूनिट, कहा कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव ओपीडी डॉक्टरों की कमी की वजह से संभव नहीं है, तो वहाँ पर कम से कम ऐसा किया जाए कि इनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जाए, अलग से लाइन, बाकी लोग एक लाइन में और जो हमारे पेंशनर्स हैं ये अलग रहेंगे। कहा इतना ही नहीं, ये जो पैथोलॉजी है या एक्सरे है, एमआरआई है, वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। पैथोलॉजी में जाइए तो सुबह इतनी लंबी लाइन लगती है कि हमारी तो हिम्मत कई बार टूट गया, मैं वापस चला आया। कहा कि वहाँ भी पेशेंट्स के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाए। इट इज़ गुड, अच्छा है, कम से कम सरकार का ध्यान हम लोग के ऊपर गया है। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहा गया वो ये है कि ये जो एक यूएमआईडी कार्ड होता है, पहले बड़ा सा गुफा चला था कि भैया जो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो सबको यूएमआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराना है, थाना ऐसा। अब उसको कहा कि रिटायर्ड वालों के लिए उसको वेव ऑफ किया जा रहा है। जैसे बीच में चला था सगुफा कि सबको ऑनलाइन पास मिलेगा, और बाद में हम लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद किया तो क्या हुआ? कहा कि नहीं, रिटायर्ड वालों को जो है फिजिकल पास जारी रहेगा। सही बात है ना। और उन लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया, ऐसे ही हम लोग के लिए कह दिया भैया इनके तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो इम्पोर्टेंट लिया वो ये है, एक क्रॉनिक डिजीजेज में 3 महीने की दवा, इसके बारे में इन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। कहा कि इसके लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं किए जा सकते हैं। कहा कि अब आज से मिनिमम 2 महीने की, जहां दिक्कत है वहां मिनिमम 2 महीने की दवा इन डिफॉल्ट, एक वर्ड इस्तेमाल किया, इन डिफॉल्ट। इन डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है डिफॉल्ट का मतलब समझ रहे हैं? दिवालियापन की स्थिति में कम से कम 2 महीने की दवा दो। आगे इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, इश्यूइंग ऑफ मेडिसिन, ये वर्ड है, इश्यूइंग ऑफ मेडिसिन फॉर 3 मंथ शुड बी पुट इन प्लेस। इसको अपनी जगह पे ला के खड़ा कर दीजिए, सुनिश्चित कर दीजिए।
विद इन 6 months टाइम, 6 महीने के अंदर ये व्यवस्था पक्की कर लीजिए कि हर एक को कम से कम 3 महीने की दवा क्रॉनिक डिजीज में, यानी हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, घुटने का दर्द है, इस तरह का जो क्रॉनिक डिजीज इसमें दिया जाए। अच्छी बात है, मजेदार चीज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके एसोसिएशन का संघर्ष का परिणाम इतना आ रहा है कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है भैया कि माई बाप है, इनको संभालो नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आपकी ताकत। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद 6वां नंबर सर देखिएगा, बड़ा बढ़िया, फिजिबिलिटी ऑफ डोर डिलीवरी कहता है कि घर पर दवा पहुंचाने वाला हंसी आ रही है ना, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, इसके वर्ड सुनिए। लिखता है फिजिबिलिटी ऑफ डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू बेनिफिशियरी हु आर स्टेइंग वेरी फार फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैन बी एक्सप्लोर्ड। कहा कि जो दूर दराज रहते हैं उनके घर पे दवा पहुंचाने का व्यवस्था देखा जाए कि कैसे ये हो सकता है। और हवा में नहीं तीर मारा, उसने लिखा है इसमें कि सम हॉस्पिटल्स लाइक रेलवे हॉस्पिटल आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल जीओसी, फुल फॉर्म हमको नहीं पता है, वो सदर्न रेलवे का कोई हॉस्पिटल है, हैव ऑलरेडी पुट सच मैकेनिज्म इन प्लेस। इन लोगों ने ये व्यवस्था कर दिया है, तो भैया आप लोग भी करो। बताइए, भाव बढ़ा है। आप लोग सोचते थे कि मीटिंग में जाके क्या करेंगे, देखिए मीटिंग का क्या रिजल्ट आ रहा है। कहा है कि आप बाकी लोग करें इसको, उसने ये भी मेंशन किया कि आप लोग भी करिए। और ये दोस्तों आप लोग को जान के आश्चर्य होगा और हो सकता है थोड़ा सा ये भी लगे, हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इन सब चीजों के लिए रेलवे बोर्ड को सिर्फ 3 जगह से चिट्ठी जाता है। एक इसमें है भारत पेंशनर समाज, नीचे वाले को मैं नहीं कहूंगा, वहां से नहीं जाता चिट्ठी, भारत पेंशनर समाज से जाता है, दूसरा एनएफआईआर का एक रिटायर्ड विंग से जाता है, और तीसरा जो जाता है वो आपके इस एसोसिएशन से चिट्ठी जाता है, हमेशा जाता रहता है। तो भैया तुरंत फटाक से ईमेल चला जाएगा, भाई साहब का हुक्म होता है ईमेल समझ लेना। तो ये तो अब बताइए साहब, रेलवे बोर्ड इस तरह की बात कर रहा है, कहता है इतना ही नहीं, आप जो हॉस्पिटल के अंदर नोटिस बोर्ड पे जितने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनकी सूची लगाइए, और कहता है कि यूएमआईडी कार्ड का अगर कोई ऑनर नहीं करता है तो तुरंत उसके लिए कंप्लेंट किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन उसका सॉल्यूशन करे। और लास्ट में कहता है कि इसके अलावा कहता है कि भैया जो रिटायर्ड लोग हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, घंटों लाइन में खड़ा रहना और डॉक्टर लोग नहीं रहते, इंतजार करना पड़ता है, तो इसीलिए इनके लिए जो है वेटिंग रूम बनाइए, उसमें आरओ वाला पानी का व्यवस्था कर दीजिए और कलर टीवी लगा दीजिए ताकि बैठ के कुछ मैच वैच भी देखते रहें, टाइम भी पास हो, तब तक डॉक्टर साहब आ जाएं और अपना दिखा दें। ये लिखा हुआ भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और ये सब तमाम चीजें जो हैं ये सब नतीजा है आपके संघर्ष के परिणाम का दोस्तों। तो सवाल ये उठता है कि आपके लिए इतना कुछ हो रहा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। स्थिति में दिन ब दिन सुधार हो रहा है। अभी हम लोग के बीच श्री अशोक कुमार मल जी हैं, पीछे बैठे हुए हैं, ये देखिए काला चश्मा लगाए हुए हैं, देख रहे हैं ना, जरा सा चेहरा घुमा दीजिए, लोग देख रहे हैं, इस साइड में आ जाइए। इनका ये काला चश्मा क्यों लगाए हुए हैं, असल में बहुत सारे बैठ जाइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं रेलवे हॉस्पिटल में यार आँख का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये रेलवे हॉस्पिटल में आँख का ऑपरेशन करा के आए हैं, फर्स्ट क्लास, जैसे ही ऑपरेशन हुआ टनाटन इनको रोशनी आ गई। तो साहब गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? किस डॉक्टर ने किया? डॉक्टर जतिन कुमार ने किया। देखिए भैया, और ये जो एक पुराना दिमाग हम लोग के दिमाग में एक सोच बना हुआ था कि रेलवे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है वो उस तुरा से जो है परत को हटा दिया जाता है और टाका मार दिया जाता है, वो टाका उका वाला नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी से हुआ है। क्यों? एडवांस फेको विधि से हुआ है और इनका सारा का सारा चीज हुआ है। तो कहने का मतलब है चेंजेज आर देयर, कुछ है, परिवर्तन तो हो रहा है। और अगर हम लोग ऐसे ही संगठित रहे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो सारा का सारा लूप होल खत्म हो जाएगा। आपको विश्वास है? पक्का ये होना ही होना है। सीएमडी साहब भी जो है वो 5-6 केसेस करते हैं महीने, खुद करते हैं। तो सवाल ये है कि इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना दिमाग लगाते हैं। मैं तो भैया थोड़ा मानसिक थकान को दूर करने के लिए चला गया था थाईलैंड, जो 2.5 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया।
अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई आप लोग का काहे के लिए 2-2.5 लाख करावें, काहे ना यहीं पर जो है सस्ता मदा 500 रुपए के टिकट में व्यवस्था कराते हैं। तो इसीलिए भैया की प्रेरणा से हो गया यहाँ पे, और 500 रुपये में होटल विवेक के एसी हॉल में फर्स्ट क्लास का हिसाब किताब कर दिया, दत्तवन कुल्ला करके चले आइए और ठाट से वहाँ पे नाश्ता काटिए और उसके बाद बैठिए। उसके बाद देखिए भैया तरह तरह का गीत होगा, गजल होगा, शायरी होगा, शेर होगा, क्यों सब हैं, और डांस होगा, समझ रहे ना, पारंपरिक डांस होगा, हर तरह का चीज़ होगा। तो बहुत ही बाहर से भी टीम आ रही है, वो करेगी। और उसके बाद से फिर सूप पीजिए, और तब तक सूप जब तक गला आपका तर होता रहेगा तब तक जो है फिर कुछ कार्यक्रम हो जाएगा। रवि सारस्वत जी लखनऊ से आ रहे हैं, डांस उसका देखा है किसी ने, बहुत सारा वायरल हुआ, तो वो भी आ रहे हैं। हमको कहा है भैया आपकी रिजर्वेशन करा लिए, हम इनका पिछले बार देखा दिए तो इस बार वो भी आ रहे हैं, अपना डांस वांस करेंगे। और वो सब जैसे ही देखिएगा तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। और लंच में जो है पूरा याद तो नहीं है, लेकिन वो पनीर मसाला बटाटा कुछ कहते हैं ना, वो और नान और रोटी और क्या कहते हैं वेज कोफ्ता और मिक्स वेज, अब सोच लीजिए कितनी वैरायटीज है। ये सब तरह तरह का खाना है मज़ेदार। और हमारी मिसेज देख रही थी, कह ले इसमें हमको एक ही चीज़ पसंद है। मैं क्या है, लास्ट में आइसक्रीम दिया हुआ और गर्मी का दिन भी रहेगा, थोड़ा अप्रैल का महीना है, 23 अप्रैल। तो बताइए साहब, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जब वो रेट नहीं डाउन कर रहा था तो मैं थोड़ा अपना के बॉबिना होटल में गया, वही मेन्यू दिखाया, उससे 1000 रुपये का डिमांड किया। और कई जगह मैं ट्राई करके थक गया। हमने कहा यार अब हम यही करेंगे और अपने लोगों को सब्सिडी देंगे, कहीं से और व्यवस्था कर लेंगे पैसे का। तो वो भी भैया के सौजन्य से हो रहा है, किसी बैंक के मैनेजर वगैरह बुला के लेंगे और उसी से सब्सिडी करा देंगे, और आप लोग का 500 रुपये में टिकट हो जाएगा और फर्स्ट क्लास का शानदार आप लोग लीजिए है। उसके बाद फिर आपको तमाम तरह के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डांसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, गाना बजाना देखने को मिलेगा, और लास्ट में फिर चाय पकौड़ा से हम लोग एक दूसरे को अलविदा करेंगे। सही रहेगा ना? पिछले बार हुआ था, ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस बार आप लोग कोशिश करना है कि भाई हम लोग तो खूब मजा ले लेते हैं, मिसेज लोग जो है गड़बड़ा जाता है उनका, तो उन लोग को भी साथ में लाइए तो और आनंद आएगा, वो लोग भी देखेंगे, उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि देखिए एक बात बताएं, नहीं, एक्चुअली है क्या, देखिए एक बात बता, हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि देखिए हम लोग रिटायर्ड लोग, आफ्टर रिटायरमेंट क्या है कि जवानी में जो चीज़ खाते थे थोड़ा सा उसमें कटौती हो जाता है। डॉक्टर सलाह देता भैया वो मिक्स ग्रेन वाला आटे का रोटी खाओ, गलत कहना सही कह रहे हैं, है कि नहीं है, और कहता है दाल खाओ, तेल घी से परहेज कर देता है। तो भैया उतना जितना भगवान देता है उतना मतलब बचिए जाता है भगवान के पास से। तो हमारे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें अपने ऊपर भी खर्चा होना चाहिए, नाती पोतो उसके ऊपर तो हम लोग खर्चा करते ही हैं, है कि नहीं है, क्यों सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा कीजिए और माने माइंड आपका फ्रेश हो जाए। और वहाँ जब सुभाष भाई का गाना चलने लगे, गजल चलने लगे, आपका भी पैर थिरकने लगे, तो समझिए कि हाँ बिल्कुल सही हो गया, दुरुस्त हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी मुस्करा रहे हैं, अभी भेद नहीं खोले हैं ऐसा है कि आने वाले वक्त में हम लोग ये भी प्रोग्राम कर रहे हैं, टूर का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसकी व्यवस्था ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छे जगह पे जाएंगे, रिजर्व बस से जाएंगे और फिर शाम तक लौटेंगे और सारा व्यवस्था करेंगे। तो देखिए एक बात बताएं, सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि हम लोग का एसोसिएशन जो खर्चा आपका आ रहा है उतना भी आपसे नहीं लेता, कोशिश करता है किसी तिकड़म से उसको मेंटेन कर लिया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वो नेक टू नेक वाला हिसाब किताब है, जितना खर्चा आएगा कोशिश किया जाए उससे कम ही लिया जाए। टूर में भी यही चीज़ होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब बताइए, देखिए भाई साहब ये लगाए हुए हैं ना, ये देख रहे हैं ना आई कार्ड, ये आई कार्ड आप मार्केट में जाइए, सिंपल किसी इस तरह की चीज़ का आप लेमिनेशन कराइए तो 10 रुपये आपका ले लेगा, सही कह रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या है, ये पाउच है, ये टैग है, इस टैग पे प्रिंटिंग है, इसके भीतर कार्ड रखा हुआ है, वो भी लेमिनेटेड कार्ड रखा हुआ है। ये टोटल जो है वो 20 रुपये के खर्चे में हो रहा है, और शायद यहाँ पे आप लोग 10 ही रुपये से दे रहे हैं, 10 ही रुपये में दे रहे हैं। बताइए अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? आप लोग 500 रुपये की मेंबरशिप लेते हैं इस एसोसिएशन का, है ना,
मेंबरशिप लेने के बाद क्या होता है, जब आप 80 वर्ष के होते हैं तो आपको हम लोग बुला के और किसी बढ़िया उसमें गोविंद पैलेस वगैरह में आपको सम्मानित करते हैं, माला पहनाते हैं, 400-500 रुपए का आपको शॉल उड़ा देते हैं, कुछ आपको गिफ्ट दे देते हैं। तो जो 500 रुपये आपने जो दिया उसमें हमेशा मीटिंग में चाय पानी करते रहे और खाते पीते रहे, वो सब तो अलग रहा। बुलेटिन भी ऐसी पाते रहे, वो सब तो अलग रहा। और सारा सूद मूद के अलावा आपको इकट्ठे जो है शॉल वॉल पहना के आपको सम्मानित कर दिया जाता है। ईश्वर से दुआ किया जाता है भैया 5 साल 10 साल 20 साल और ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और जब 85 साल के होते हैं तो दोबारा वही कमुआ किया जाता है। 90 के बाद 90 का जब होते हैं तो तिबारा आपको किया था भैया 500 रुपये का कितना वसूल कीजिएगा। सही है कि नहीं है? आजीवन मेंबरशिप। और कभी आपको कोई तकलीफ होती है आप फोन करते हैं तो हम सब लोग खड़े रहते हैं भैया चलो इनकी मदद करें। तो ये बहुत ही बढ़िया है, परिवार है ये। और इसी परिवार की ये खासियत है कि इसमें हम लोग सुख भी आपस में मनाते हैं,